नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ समझौता कहानी का चौथा भाग। जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था, अधीरा कोशिला के कमरे में आ जाती है, जिसका शोर सुनकर ठाकुर साहब की नींद खुल गई थी। वह उठकर बैठ गए और अपनी उनंदी आंखों से दोनों को देखने लगे और बोले, क्या हो गया? यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या हो गया? क्या आपको पता नहीं कि यह कमरा किसका है? से सुबह सुबह मुंह उठाकर आने का क्या मतलब है? ठाकुर साहब उसे डपटते हुए बोले। वैसे भी अभी नींद से उठे थे और बड़े भयानक लग रहे थे। शांत हो जाइए ठाकुर साहब, शांत हो जाइए, बेचारी डर गई है। मगर हुआ क्या है? ठाकुर साहब ने अपनी उनंदी और भारी आवाज में बोले, जिसे सुनकर अधीरा और भी डर गई। इधर आओ अधीरा, फिर बताओ क्या हुआ? ठाकुर साहब ने अधीरा को अपने पास बुलाया। अधीरा ठहरी सहमी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए ठाकुर साहब के पास पहुंच गई। कौशल्या ने उसका हाथ पकड़कर ठाकुर साहब के पास बिठा दिया। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने फिर पूछा। दीदी आप बताइए ना। अधीरा ने कौशल्या की तरफ देखा और कहा, तुम कहो, हमें तुम्हारे मुंह से सुनना है। ठाकुर साहब फिर बोले। एक पल को चुप रही, फिर उसने सारी बात बता दी। फिर बोली, ठाकुर साहब हमने गलती से पूछ लिया था, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें लगा कि अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए हमने पूछ लिया। लेकिन हम फिर डर गए, समझ कि उस दिन की तरह सासू माँ फिर कोई नाटक न कर दे और आप हमें फिर से कोड़े मारने लगे। अधीरा ने डरते हुए कहा। यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने पूछा। हम डर गए थे, इसलिए कौशल्या दीदी के पास आए ताकि हम उन्हें सारी बात बता दें और वे हमें आपकी मार से बचा ले। ठाकुर साहब एक पल अधीरा को घूरते रहे, फिर मुस्कुराए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आराम से सांस ले लो, नहीं मारूंगा। कौशल्या जी हम सबको चाय पिलवाइए। ठाकुर साहब ने बड़े प्यार से कौशल्या की तरफ देखा। अभी पिलाते हैं, इतना कहकर वे दरवाजे के पास गई जहां मुकंदी खड़ी थी। उन्होंने मुकंदी को चाय लाने का आदेश दिया और वे अंदर आ गई। अधीरा अभी भी उनसे काफी दूर बैठी हुई थी और फर्श की तरफ देख रही थी। ठाकुर साहब एकटक उसे ही देखे जा रहे थे, उस पर मोहित हो रहे थे, उसके हड़बड़ाहट पर मुस्कुरा रहे थे। कौशल्या ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसे बड़ा अजीब सा लगा कि ठाकुर साहब अधीरा पर मोहित हो रहे थे। उसका मन कसक गया। बाथरूम के अंदर घुसकर कुंडी लगाई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू आए, अब जर्जर गालों पर लुढ़क रहे थे। कुछ देर तक अपना सिर दीवार से टिकाए खड़ी अपने आंसुओं को पीती रही, फिर अपना सिर झटका और अपने आप को तसल्ली देने लगी। इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? कसूर तो मर्दों का होता है, जो सिर्फ बेटे की चाह में एक दो नहीं, कई बार तो 5 तक पत्नियां इकट्ठी कर लेता है। बेटियां पैदा नहीं होने देता, उन्हें कोख में ही मार देता है। लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? आम स्त्री अपने पति को प्यार बांटते हुए नहीं देख सकती, दुनिया भर का हंगामा खड़ा कर देती है, अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखती है। लेकिन मैं कौशल्या अपने पति को 2 और स्त्रियों के साथ बांटता हुआ देखती हूँ। मेरा मन पर क्या गुजरती है वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चाहे ठाकुर साहब कितना ही कह ले कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें दूसरी तीसरी पत्नी के साथ प्यार से देखते हुए, उनके साथ सोते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल जलता है। फिर भी मुझे ऊपर से यह दिखाना पड़ता है कि सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन में अंदर जाकर ना तो ठाकुर साहब देखते हैं, ना ही कोई और देख सकता है। ऊपर से सारे आदेश मुझे ही दिए जाते हैं।
कि इसको यह समझा दो, उसको यह समझा दो, उनका श्रृंगार कर दो, उनका बिस्तर सजा दो और उन्हें बिस्तर पर बैठाकर बाहर आ जाओ। तब क्या बीतती है मेरे मन में सिर्फ मुझे मालूम है। तब ठाकुर साहब को इस बात का ख्याल नहीं आता कि मैं इस बात को बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं। और ऊपर से कहते हैं तुम तो बड़ी महान हो, तुम्हें तो हम दिल से चाहते हैं। कौशल्या मन ही मन सोच रही थी। उसकी तरंदा तभी टूटी जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उसने जल्दी से मुंह धोकर दरवाजा खोल दिया। ठाकुर साहब दरवाजे पर खड़े थे। वो जल्दी से उनसे आंखें चुराते हुए बाहर आई और तौलिए से अपना चेहरा साफ करने लगी। मुकुंदी चाय लेकर आ गई और टेबल पर रख दिया। कौशल्या आगे बढ़ी और चाय कप में डालने लगी। उधर माँ अपनी शिकायतों का पुलंदा उठाए अपने बेटे ठाकुर वीर प्रताप सिंह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ठाकुर साहब डाइनिंग एरिया में गए, माँ उठी और अपने बेटे के पास आ गई। ठाकुर साहब ने अपनी माँ के पाँव छुए। जुग जुग जियो मेरे लाल, कहना जल्दी ही पुत्रों से भर दे तेरी झोली, कहकर माँ जी ने उनको भलैया ले ली। आओ मेरे पास बैठो, माँ जी ने कहा। ठाकुर साहब अपनी माँ के बगल में ही बैठ गए। बोलो माँ, कुछ कहना है क्या? ठाकुर साहब ने तिरछी नज़र से अपनी माँ की तरफ देखा। हाँ बेटा, हम कह रहे थे कि छोटी दुल्हनिया जो है ना, उसको जरा समझा बुझा के रखो। हम उसके दरवाजे के आगे खड़े उसे जगाने गए थे और वह महारानी आकर कहती है हमें सोने दो, यहाँ खड़े होकर शोर मत करो। अरे नई बहू क्या ऐसा करती है? अपनी बहुएं इस घर में आई हैं, लेकिन किसी ने भी हमसे जवाबदारी नहीं की, हमें धक्का नहीं दिया, हमसे बदतमीजी से बात नहीं की। लेकिन यह लड़की तो कुछ समझती ही नहीं हमको, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इसके आगे। ठीक है माँ, हम उन्हें समझा देंगे, ठाकुर ने कहा। माँ ने घूरकर ठाकुर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो बस समझा देंगे। माँ ऐसे क्या देख रही हो, कुछ और कहना है क्या? बड़े प्यार से ठाकुर ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। नहीं, इतना ही काफ़ी है, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, माँ जी ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। चल भाई सुगना, जरा मसालों की भी सुध ले ले छत पर जाकर। अब यह सारे काम भी हमें ही करने पड़ेंगे। छोटी बहू तो करने से रही, उसको तो कुछ कहना ही बेकार है, वरना जबान लड़ाएगी और बदतमीजी से बात करेगी, क्या पता फिर से धक्का ही दे दे। इतना कहते हुए वे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ठाकुर अपनी माँ की मनसा समझ रहे थे कि उनके कहने पर आज अधीरा की पटाई नहीं हुई, इस वजह से वह नाराज हो गई हैं। अब पता चला कितना झूठ बोलती हैं। वह तो अच्छा हुआ कि अधीरा ने सुबह ही बता दिया था कि उसने क्या किया है। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, इसके बावजूद भी छोटी बहू से काम करवाने का क्या मतलब है? कहना चाहती है वे ठीक है, धीरे धीरे सब कर लेगी, समझा देंगे उसे। कौशल्या से कहेंगे उसे यहाँ के तौर तरीके समझा दे अच्छे से। इतना सोचकर ठाकुर साहब ने नाश्ता किया और बाहर की ओर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर खेतों की तरफ चल दिए। आज कौशल्या का मूड खराब हो गया था सुबह ही, इसलिए उसने अनमने मन से नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। उसका मन कचोट रहा था, बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। ठाकुर साहब का अधीरा को इस तरह प्यार से देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे अधीरा से कोई जलन नहीं थी, वो लड़की तो खुद ही ठाकुर साहब को नापसंद करती है। पर ठाकुर साहब कौशल्या के सामने ही अधीरा को यूं तो न देखे। उसके कहने को तो ठाकुर साहब उससे ही ज्यादा बल्कि
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते, उसको पूर्ण महत्व देते हैं। पर इतने से क्या, भले ही सुबह उसको देखे बिना ठाकुर की सुबह नहीं होती। शाम को भी बाहर से आकर पहले माँ से हाल खबर पूछकर सीधा उसके पास दिन भर की बातें बताते हैं। शाम का चाय नाश्ता उसी के साथ करते हैं और चमन को भी यही बुलवा लेते हैं चाय के लिए। मगर रातों का क्या कोई हिसाब है? पहले तो एक सोतन चमन के साथ बांटती आई थी, अब दूसरी अधीरा। आधी रात को चुपचाप उठकर चले आना, फिर सुबह अंधेरे लौट आना और लिपटकर सो जाना। इतना कम था क्या जो अब एक नया काम दे दिया? जाओ अधीरा को समझाओ, श्रृंगार करो उसका, उसे मेरे लिए तैयार करो। अब तो क्या, तो मेरा भी इंतजार नहीं करते। 10 बजे नहीं कि बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे कि मैं कुछ समझती नहीं। कौशल्या ने बड़बड़ाते हुए करवट ली। ऐसे ही अनगिनत ख्याल और भूली बिसरी यादें कौशल्या के दिमाग में आते रहे और कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। अरे छोटे, जरा मेरी वैष्णो देवी की यात्रा की 2 टिकट बुक करा दे यार, ठाकुर साहब ने अपने चाचा के छोटे बेटे ठाकुर मोहन प्रताप से कहा, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटा है और शहर में पढ़कर आया है। उसे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। बड़ी बहू रानी, दोपहर का भोजन कर लीजिए। मुकंदी ने कौशल्या को जगाया, जो गहरी नींद में सोई रही थी। तुम जाओ, हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है। नई बहू को भोजन जरूर करवा देना। कौशल्या नींद से जागी, मगर उसने दोपहर का भोजन करने से मना कर दिया और वापस सो गई। उसके दिमाग में भी अभी भी सुबह की घटना ताजी ताजी थी। बीच में कई बार नींद खुली, तभी उसे वही ख्याल आता रहा। शाम हो गई और ठाकुर साहब के आने का वक्त हो गया था। कौशल्या फिर भी नहीं उठी, वैसे भी सोती रही। शाम को ठाकुर साहब अपनी माता से मिलकर कौशल्या के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में अंधेरा है। इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता शाम को कमरे में। कौशल्या कहाँ गई है सोचते उन्होंने लाइट जला दी। रोशनी होते ही उनकी नज़र पलंग पर पड़ी, जहाँ कौशल्या लेटी हुई थी। क्या बात है कौशल्या, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वे कौशल्या के समीप गए और पलंग पर बैठकर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कौशल्या जगी हुई थी, मगर उसने कोई नोटिस नहीं किया और चुपचाप लेटी रही। कौशल्या उठो, क्या तबीयत खराब है आपकी? कौशल्या ने सिर हिलाया। ठाकुर साहब, कौशल्या ने नींद से जगाने का नाटक किया और अंगड़ाई लेती हुई उठकर बैठ गई, मगर ठाकुर साहब की तरफ नहीं देखा। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था ठाकुर साहब को देखने का। क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है? ठाकुर साहब ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। नहीं, हम ठीक हैं, इतना कहकर वह और बाथरूम में चली गई। ठाकुर साहब ने कमरे में इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक है। तभी मुकंदी चाय की ट्रे उठाकर वहां पर आई। मुकंदी, बड़ी बहू को क्या हुआ है? ठाकुर साहब ने मुकंदी से पूछा। पता नहीं सरकार, सुबह का नाश्ता करने के बाद बिस्तर पर लेटी हैं तो दोपहर में भी नहीं उठी, खाना खाने से भी मना कर दिया और खाया नहीं। अब हम चाय लाए हैं, देखे। इतना कहकर मुकंदी ने चाय निकाला और ठाकुर साहब को पकड़ा दिया। ठीक है, आप जाओ और चमन को भेज दो। जी सरकार। इतना कहकर मुकंदी बाहर चली गई। कुछ देर बाद कौशल्या बाथरूम से निकलकर कमरे में आई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ है आपको? आपने दोपहर का भोजन भी नहीं किया है। तो नासाज है, तो बताइए, डॉक्टर को बुला देते हैं। नहीं, अब हम अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, डॉक्टर के बुलाने की जरूरत नहीं है, कौशल्या ने कहा और उसने अपना चाय का कप उठा लिया और पीने लगी। तभी चमन भी आ गई और ठाकुर साहब अपनी बातों में व्यस्त हो गए। हम 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, ठाकुर साहब ने बातों ही बातों में अचानक कहा। और कौशल्या दोनों ने ठाकुर साहब की तरफ देखा।
कहाँ की तैयारी है? चमन ने पूछा। कौशल्या ने कुछ नहीं कहा। अभी नहीं मालूम कहाँ की है। हमने ठाकुर मोहन प्रताप से कहा कि हमारे सफ़र की व्यवस्था करो, हमें घूमने जाना है। वैसे भी वे ज़्यादा जानते हैं, खूब घूमते फिरते रहते हैं। देखो तो वह कहाँ की करते हैं। ठाकुर साहब गोवा की बात छुपा गए, क्योंकि इन दोनों पत्नियों को तो वह कहीं भी लेकर नहीं गए थे। अब नई पत्नी को लेकर गोवा जा रहे हैं। ये सुनकर कहीं ये दोनों नाराज न हो जाए, या फिर चमन साथ चलने की जिद न कर ले, या फिर कहीं दोनों ही साथ चलने को तैयार न हो जाए। तीनों में से एक बात तो जरूर ही होना था, इसलिए वे इस बात को छुपा गए। कौन कौन जा रहा है? चमन ने पूछा। हम और अधीरा जा रहे हैं, ठाकुर साहब ने कहा। कौशल्या, आप अधीरा और हमारे सफ़र में जाने के लिए तैयारी करवा देना। कम से कम एक हफ्ते के कपड़े तो रखवा ही देना। साथ में और जो भी जरूरत का सामान है लिस्ट बनाकर हमें बता देना, हम मंगवा देंगे। ठाकुर साहब ने कौशल्या की तरफ देखकर कहा। जैसी आपकी इच्छा, कौशल्या ने अनिच्छा से कहा। मन ही मन कुड़ गई घूमने। कोई और जाएगा और तैयारी हम करेंगे, पर करना तो था ही ठाकुर साहब का आदेश जो था। रात्रि भोजन के समय ठाकुर साहब का ध्यान तीनों पत्नियों पर था। चमन और अधीरा तो सामान्य थे और अपना काम किए जा रहे थे, लेकिन कौशल्या का चेहरा बुझा हुआ था और निस्तेज लग रहा था। कौशल्या ऐसे लग रही थी जैसे उसका शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन मन कहीं और है। उसने 2 बार ठाकुर साहब को रोटी की जगह चावल दे दिया और ठाकुर साहब के चेताने के बाद भी उसने रोटी पकड़ाई। एक बार तो सब्जी की जगह रायता ही डाल दिया। बड़की, आज दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बड़ी ठकुरान यानी माँ जी ने टोक दिया। कौशल्या ने घूर कर उनकी तरफ देखा और फिर अपना काम करने लगी। हाय दैया, क्या हो गया बड़की को? ऐसे कैसे घूर कर देखने लगी? क्या इन्हें भी नई बहू के पाँव छाव पड़ गई? माँ जी, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप नई बहू के लिए तरह से कुछ भी मत कहिए। कौशल्या ने मुँह खोला धीरे से। हाय दैया, नई बहू ने कोई जादू कर दिया क्या? माँ जी फिर बोली। ठाकुर साहब ने अपना खाना रोककर एक बार माँ की तरफ देखा, फिर कौशल्या की तरफ देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौशल्या कैसी बात कर रही है। कौशल्या, आओ हमारे पास बैठो। ठाकुर साहब ने कौशल्या को अपने पास बुलाया। कौशल्या आकर उनके करीब खड़ी हो गई। यहाँ बैठो हमारे पास। कौशल्या उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ से कौशल्या को अपनी बाहों में घेर लिया, दूसरे हाथ से रोटी का निवाला बनाया और कौशल्या के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया और बोले, दिन में खाना नहीं खाया है, इसलिए आपका मूड खराब है। चलिए हम आपको खाना खिला देते हैं। कौशल्या वहाँ से उठ जाना चाहती थी, मगर ठाकुर साहब ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए वो उठ नहीं पाई। अब ठाकुर साहब खुद भी खा रहे थे और कौशल्या को भी खिला रहे थे। माँ जी के चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे हुए थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने लोगों के सामने ठाकुर वीर प्रताप सिंह, उनका सबसे बड़ा बेटा, इस तरह से अपनी पत्नी को खाना खिला रहा है। उधर ठाकुर साहब के मन में तो गोवा की कहानियों का असर हो रहा था, जो कि मोहन प्रताप ने उन्हें आज के दिन में सुनाए थे। वे उसी में खोए हुए थे और खुश थे। उनकी खुशी इस तरह से जाहिर हो रही थी कि वे अपनी माँ की कड़ी और नाराज़गी से बड़ी निगाहों की परवाह न करते हुए कौशल्या को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। इनकी 3 पीढ़ी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इस घर का पुरुष पत्नी को सबके सामने खाना खिला रहा हो। रात 11:30 बजे तक अधीरा एक नींद पूरी कर चुकी थी। तभी हल्की चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला और ठाकुर साहब कमरे के अंदर आए। अधीरा उठी और पलंग पर बैठ गई। उसका दिल धड़कने लग गया था बुरी तरह से। उफ,
आज फिर अब क्या ये ठाकुर साहब का बच्चा रोज ही मेरे पास अपना मुंह काला करने आया करेगा? अदीरा मन ही मन बड़बड़ाई। वे अदीरा के करीब आए और पलंग पर बैठ गए। अदीरा को बाहों में घेरे में लेते हुए उन्होंने उसके कानों में धीरे से कहा, हम और आप घूमने जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? नहीं, हमें नहीं मालूम। जब तक आप नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा? अदीरा ने अपनी उनंदी आवाज में कहा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी कहाँ जाने की इच्छा है? हमें नहीं मालूम, हमारी ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी कि हम कभी ऐसा सोच सकते हैं। हमें कहाँ जाना है? अदीरा धीरे से बोली। अब तो तुम्हारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, जहाँ तुम कहोगी वही ले जाएंगे। बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं मुंबई, गोवा, कन्याकुमारी, रामेश्वरम कहीं भी चलने के लिए कहूँगी। क्या आप जाएंगे? आप कहकर तो देखिए, हम आपको 7 समंदर पार भी ले जाएंगे। ठाकुर साहब कहकर हंसे। इतने मेहरबान क्यों आप हम पर? अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर कहा। इसलिए कि हम आपको प्यार करने लगे हैं। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम इतने बदतमीज हैं, बदजुबान हैं और हमेशा रहेंगे। इसके बावजूद भी, अदीरा ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हो, इसलिए हम आपकी बाकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही करेंगे। बस आप हमारे साथ प्यार से रहिए, इतना और कह देते हैं। ख्याल रहे कि सीमा मत लांघिएगा। ठाकुर साहब ने कहते हुए अदीरा को अपनी बाहों में लेकर पलंग पर लिटा दिया और लाइट ऑफ कर दिया। ठाकुर मोहन प्रताप ने गोवा आने जाने और रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था और आज सुबह खुद ही अपनी जीप लेकर ठाकुर साहब को और उनकी पत्नी अदीरा को लेने आए थे, ताकि वे उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ सके। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपने सफ़ेद लकदक कुर्ते पजामे और अचकन पहने, पैरों में जूतियाँ चटकाते हुए जीप की ओर बढ़े। अदीरा उनसे काफ़ी पीछे चल रही थी। भाई साहब, जरा इस तरफ आइए, ठाकुर मोहन प्रताप ने ठाकुर साहब से कहा और उनका हाथ पकड़कर एक किनारे ले गया। यह क्या आप कुर्ता पजामा में गोवा में घूमेंगे? तो क्या पहनकर घूमे? ठाकुर साहब ने आश्चर्य से ठाकुर से कहा, वहाँ जाकर कुछ हाफ पैंट लेकर टी शर्ट वगैरह खरीद लेना। ठाकुर मोहन प्रताप की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, भाई, हमने भी कुर्ता पजामा के अलावा कुछ नहीं पहना। और अब तुम क्या कह रहे हो? लेकर पहनने के? हम वह भी गोवा जाकर? भाई साहब, गोवा में तो लेकर टी शर्ट कमीज पहनी जाती हैं, पैंट में कोई नहीं घूमता। लड़कियां तो 2 फीस में घूमती हैं, सिर्फ इज्जत बचाती हैं, बाकी कुछ नहीं। पूरा शरीर खुला हुआ होता है, समझ रहे हैं ना आप? हैं। ठाकुर साहब मोहन प्रताप सिंह हंसकर बोले, भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। अब कहाँ हम कपड़े खरीदते फिरे, आप फिक्र नहीं करो, हमने सब इंतजाम कर दिया है, आइए दिखाते हैं। इतना कहकर वह गाड़ी की तरफ बढ़े और पीछे की सीट पर पड़े हुए कुछ पैकेट दिखाए और बोले, इनमें आपको नाप के ही टी शर्ट, शर्ट और निकर, हाफ पैंट रखे हुए हैं, वहाँ जाकर जरूर पहन लेना, वरना गंवार नजर आएंगे। ठाकुर मोहन प्रताप एक एक शब्द पर जोर देकर बोले, यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वरना हम वहाँ का प्रोग्राम ही नहीं बनाते। चलो कैंसिल करो, हम तो गोवा नहीं जा रहे हैं, कहीं और का बनाओ। क्या हम आपके साथ चले? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम पति पत्नी के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कहाँ कबाब में हड्डी बनने जा रहे हो? खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा। अच्छा, फिर वादा करिए कि आप हाफ पैंट पहनेंगे और हमें सेल्फी खींचकर भेजेंगे, ठीक है? वरना हम अगली
रात की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे आपके पास और पक्का पहुंचेंगे, ध्यान रखना। अरे तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे। और हाँ, तुम्हारी भाभी क्या पहनेगी? आपके कहे अनुसार उन 2 टुकड़ों में तो नहीं घूमने देंगे, ना ही उनका शरीर दिखने देंगे। उसकी कोई चिंता नहीं है, वह खुद ही वहाँ देख लेगी उन्हें क्या पहनना है। बस साड़ी मत पहनने दीजिएगा, सूट ले लीजिएगा। उनके लिए जीन्स पैंट, टी शर्ट, लोअर कुछ भी ले लीजिएगा। और हाँ, पूरा मज़ा लीजिएगा गोवा का। चलिए गाड़ी में बैठिए वरना देर हो जाएगी। ठाकुर ने दूर खड़ी अपनी पत्नी अदीरा को पास बुलाया और पीछे बैठा दिया। खुद आगे बैठ गए। ठाकुर मोहन प्रताप ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट में पहुंचकर ठाकुर मोहन प्रताप सिंह ने ठाकुर साहब को बहुत सारी बातें समझाई, गोवा में क्या करना क्या नहीं आदि। बाद ठाकुर साहब और अदीरा दोनों प्रस्थान गेट के अंदर चले गए। यह तो एयरपोर्ट है, क्या हम हवाई जहाज से जा रहे हैं? अदीरा ने पूछा। हाँ, हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। और पता है आप कहाँ जा रही हैं? ठाकुर साहब ने लाइन में लगे हुए ही पूछ लिया। 7 समुंदर पार। आप ही ने कहा था कि आप हमें 7 समुंदर पार ले जाएंगे, अदीरा ने कहा। ठाकुर साहब बड़ी जोर से हंसे। सब लोग उन्हें ही देखने लग गए थे। वे थोड़ा सा सकपकाए लोगों को अपनी तरफ देखता पाकर। फिर धीरे से बोले, अरे पगली, हम गोवा जा रहे हैं। आप ही ने तो कहा था कि आपको गोवा जाना है। ओ, अदीरा की आंखें हैरत से फैल गई। वह हकलाते हुए बोली, क्या हम गोवा जा रही हैं? ठाकुर साहब मूंछों से मुस्कुराए और उन्होंने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। प्लेन में बैठे तो अदीरा बड़े आश्चर्य से प्लेन के अंदर देख रही थी। इतना खूबसूरत लग रहा है, अंदर बैठकर ऐसे लग रहा है जैसे लंबी सी प्यारी सी लग्जरी है। बस इतनी छोटी छोटी खिड़कियाँ, वह भी बंद है। दम नहीं घुटेगा क्या? अदीरा ने धीरे से कहा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद तुम खुद महसूस कर लोगी, ठाकुर साहब ने कहा। वे तो कई बार हवाई यात्रा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस बात का अनुभव है। कुछ ही देर में प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा। अरे यह तो दौड़ क्यों रहा है, उड़ता क्यों नहीं? अदीरा ने हैरानी से कहा। ठाकुर साहब ने तिरछी नज़र से अदीरा को देखा और मूंछों से मुस्कुराए। फिर बोले, तनिक धैर्य रखिए, अपने नाम की तरह धीरज मत खोइए। किसने रख दिया आपका नाम अदीरा? जैसा नाम वैसा स्वभाव। इतना बोलकर उन्होंने अदीरा के सिर पर हल्के से उंगलियां फिराई। जो हमने पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। इतना कहकर अदीरा ने झटके से अब ठाकुर साहब का हाथ अपने सर से हटा दिया। अरे भाई, अभी उड़ता है, आप धैर्य तो रखिए। इतना कहा कि ठाकुर साहब ने प्लेन ऊपर उड़ने लगा। अदीरा को बड़ा अजीब सा लगा और उसने कसकर ठाकुर साहब की बाहें पकड़ ली। हाय दैया, यह क्या हो गया? हमारे पेट में तो तितलियां कूद रही हैं, अदीरा के मुंह से निकला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर साहब बड़े प्यार से अदीरा को देखे जा रहे थे। बहुत बचपना है इस लड़की में, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। मन ही मन ठाकुर ने कहा, अभी कुछ देर पहले मेरा हाथ झटक रही थी और अब बाहें पकड़कर बैठी है। कुछ देर बाद अदीरा नॉर्मल हो गई। उसने अपनी आंखें खोली तो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था बादलों के बीच में से उड़ना। नियत समय पर फ्लाइट गोवा पहुंच गई। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए होटल से गाड़ी भेजी गई थी। अपने हाथों में उनके नाम की तख्ती लेकर एक युवक खड़ा था। ठाकुर साहब इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें अब क्या करना है। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके नाम की प्लेट लेकर कोई खड़ा होगा। अंत उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं। तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन में देखा तो ठाकुर मोहन प्रताप का नाम फ्लैश हो रहा था।
ठाकुर ने फ़ोन पिक किया और सुनने लगे। ठाकुर मोहन प्रताप ने बताया कि सामने एक आदमी आपके नाम की तख्ती लिए खड़ा होगा, उसे जाकर आप बताइए कि आपका नाम ही ठाकुर वीर प्रताप सिंह है, वह आपको अपनी गाड़ी, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। टैक्सी में बैठा कर होटल ले जाएगा। ने फ़ोन जेब में रखा और इधर उधर देखा। एक युवक उनके नाम की तख्ती लिए खड़ा था। ठाकुर उस तरफ बढ़ गए। होटल में उनका स्वागतम किया गया। फूल और गुलदस्ते और वेलकम के लिए ड्रिंक दिया। वाह, क्या स्वागतम किया है, अदीरा मन ही मन सोचा। रिसेप्शनिस्ट ने ठाकुर साहब पूछा और उन्हें एक चाबी पकड़ा दी और बेल बॉय से उनका सामान ऊपर रूम में ले जाने के लिए कह दिया। से 5वीं मंजिल पर जाकर वे अपने कमरे पहुँचे। बेल बॉय उनका सामान रख चला गया था। घूम घूम कर पूरे कमरे को देख रही थी, चेक कर रही थी। आखिर में वह बड़ी सी कांच की खिड़की के पास आकर रुकी, जहाँ से समुंदर दिखाई दे रहा था। अदीरा हैरानी से वह बड़ी सी उसकी आवाज़ सुनकर ठाकुर साहब उसके पीछे आ गए और उन्होंने पीछे से उसने अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, मगर अदीरा जल्दी सी एक तरफ हो गई। क्या हुआ? ठाकुर साहब ने पूछा। आप हमसे दूर रहिए, अदीरा ने उनकी तरफ बिना देखे कहा। हम आपको गोवा इसलिए नहीं लाए कि हम आपसे दूर रहे, समझ रही हैं न आप? इतना कहकर ठाकुर साहब ने ज़बरदस्ती अदीरा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके चेहरे के समीप अपना चेहरा ले गए और धीरे से उसके माथे पर चूम लिया। अदीरा कसमसाकर उनकी बाहों में गिरे से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर अब क्या वो छूट पाती? अच्छा, अभी भी तेवर दिखा रही हैं। इतना कहकर उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। शाम का समय। अदीरा ने सूट सलवार पहना और तैयार हो गई। अब ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने अपने चचेरे भाई ठाकुर मोहन प्रताप सिंह से दिए हुए पैकेट में से कपड़े निकाले। देखते ही उन्होंने एक तरफ फेंक दिया। ये क्या वाहियात मजाक है मेरे साथ? उन्होंने तुरंत ठाकुर मोहन प्रताप को फ़ोन लगाया। क्या हम इन रंग बिरंगे छापे वाले कपड़ों में घूमेंगे यहाँ? बड़े रोष से उन्होंने कहा। ठाकुर मोहन प्रताप सिंह बड़ी जोर से हंसे और बोले, भाई साहब, आप गोवा में गए हैं, ना कि वैष्णो देवी मंदिर या अमरनाथ गुफा मंदिर, जहाँ पर आप से लेकर पाँव तक ढके रहेंगे अपने आप को। इतना कहकर फिर हंसे। फिर भी यार, कुछ ढंग के कपड़े ले लेते। ये रंग बिरंगे कपड़े, बड़े बड़े फूलों वाले छापों के कपड़े कौन पहनता है? ठाकुर साहब ने कहा, गोवा में सब पहनते हैं। आप एक काम करिए, आज तो ऐसे ही कुर्ते पजामे में निकल जाइए। वहाँ का माहौल देखिए कैसा है, उसके हिसाब से चलिए। और अगर फिर भी पसंद नहीं आया तो खुद ही खरीदारी कर ले, पर प्लीज़ कुर्ते पजामे में मत घूमिए। इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ ठाकुर मोहन प्रताप मुस्कुराते हुए बोले। पत्नी की तारीफ सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ठीक है, हम फ़ोन रखते हैं। अब आप कई लोगों से ढिंढोरा मत पीट दीजिए कि हम गोवा में हैं और बड़े बड़े फूलों वाले कच्चे बनियान में घूम रहे हैं। ठाकुर साहब चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोले, क्या भाई साहब, गोवा छुप छुप के जाने की जगह थोड़े न है, वो भी नई नवेली पत्नी के साथ। यहाँ आओगे तो अपने गोवा के किस्से क्या दीवारों को बताओगे? और फूलों वाले कच्छे, अरे कच्छे नहीं, नेकर पहनकर गोवा में घूमना शान की बात होती है, शर्म की बात नहीं। ठाकुर मोहन प्रताप ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमने तो घर में किसी को बताया ही नहीं कि हम गोवा जा रहे हैं। क्यों? ठाकुर मोहन प्रताप हैरानी से बोले, अगर बता देते तो सबके मुंह चढ़ जाते। तुम्हारी चमन भाभी पीछे लद के आ जाती, कौशल्या भाभी का मुंह फूल जाता। फिलहाल तो हमने कह दिया कि तुमने न जाने कहाँ की टिकट करे हैं, अभी नहीं पता। यहाँ के जाने के बाद बता देंगे कि हम यहाँ हैं। या एक काम करो,
कुछ देर ठाकुर साहब रुके, सोचे, फिर बोले, घर जाकर ऐसे कहो कि हमको तो आपने गोवा की टिकट कर दिए, मगर बताए एयरपोर्ट जाकर, और कहो कि हम आपसे नाराज हो गए। हम तो वैष्णो देवी का प्लान बनाकर बैठे थे, बस ऐसे ही बड़ा चटाकर बोलो और ये जाहिर करो कि हमको आखिर तक नहीं पता था कि हम गोवा जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अब आप बेफिक्र होकर गोवा दर्शन करें और नई पत्नी को घुमाए, खुश रखे। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। ठाकुर साहब ने 3-4 बार वो फूलों वाले शर्ट्स निकर पहन कर देखे, मगर उन्हें नहीं जचा। आखिर में कुर्ते पजामे और अचकन में ही निकल पड़े। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या ठाकुर मोहन प्रताप सिंह ठाकुर साहब की सच्चाई को छुपा पाएगा या नहीं। देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।